अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है कल हमने जो है यहाँ से रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और इसका जो मतलब किस तरह से रिफाइन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो है आप नेम ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब जो क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास फ्रैक्शंस आती हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, और उनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट रेंज कितनी है, और उनकी जो है उन फ्रैक्शंस के हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखें तो इधर सबसे ऊपर जो है वो रिफाइनरी गैस, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं या स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो उनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, उनकी डेंसिटी लो है, हल्के हैं, तो इस वजह से वो टॉवर के ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे। और जो हैवी हैं, एक तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होगा। और दूसरा वो ये है कि हैवी होने की वजह से वो जो बॉटम है, टावर का जो बॉटम है वहीं पे रहेंगे। ठीक है। तो मतलब उनकी जो कंडेंसेशन है या लिक्विफाई जब वो होंगे तो वो नीचे वाले पार्ट में ही होंगे। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी सारे जो जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सेपरेटली जो है वो कंडेंस हो जाएंगी। तो आप देखें तो गैसेस जो है वो तो फिर सबसे लाइटेस्ट होंगे ना, तो जो जिनका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना लेस है कि वो गैस मतलब लिक्विड की बजाय हमें गैसियस फॉर्म में ही मिली है। ठीक है। तो उनमें जो है वो बॉटल्ड गैसेस, यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जो है ये रिफाइनरी गैसेस हैं। रिफाइनरी गैसेस हैं, या फिर आप इनको जो है वो कह सकते हैं बॉटल्ड गैसेस। बॉटल्ड गैसेस इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये सिलेंडर्स की फॉर्म में या बॉटल में जो है ना वो उसमें मतलब पैकिंग में उस तरह से आते हैं, तो इस वजह से इनको बॉटल्ड गैस भी कहा जा सकता है। अब जो है यहाँ पे ये देखिए, ये कूल जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही इनको कूल किया जाएगा, 25, ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है इसका ये मतलब है। देन जो है वो फ्यूल गैसेस में, ये सारी जितनी भी वाटर गैसेस हैं उनको किसी न किसी तरह से एज अ फ्यूल ही यूज किया जाता है। फ्यूल गैस जैसे अब यहाँ पे है इसकी परसेंटेज जो है वो 1 to 2% है, और इसका अप्रोक्सीमेट जो इसका बॉइलिंग रेंज है वो है मतलब 25 से थोड़ा सा ही मतलब ज्यादा है। ठीक है। 25 मतलब जो है 25 से बल्कि लेस है। ठीक है ना, 25 से लेस पे ही ये बॉयल हो जाती है, इसी वजह से तो रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस फॉर्म में है ना। तो लेस देन 25 रूम टेम्परेचर होता है, तो ये यहाँ पर जो है ना गैसियस फॉर्म में है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 1 to 4 है, इनके सबसे कम है। और मेनली जो है इसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैसेस होती है विच कैन बी कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड, मतलब कंप्रेशन से ही जो है वो गैस को लिक्विफाई करना होता है। तो कंप्रेशन के प्रोसेस के थ्रू आपने जो है डाउल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा होगा। तो जब जो है वो हाईली कंप्रेस्ड गैस को जो है वो एक्सपेंड किया जाता है तो वो उसकी लिक्विफिकेशन होती है। ठीक है। तो लिक्विफाई जो है वो आप इसको, चलो अब दूसरा ले लो। मैं ये ले लूं दी, मैं ये ले लूं। एक मिनट मैं टमाटर लाती हूँ। जाओ लैपटॉप इस्तेमाल करो काम पे। अब इधर से कुछ नहीं लेना तुम्हें, चलो जाओगे। चलो नहीं। हाँ, मतलब मेनली ये जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, तो इसी में ही जो है मैं ये नहीं लूंगी। ये अच्छा
हाँ, तो इसमें जो है यहाँ पे देखें एलपीजी भी लिखा हुआ है। तो एलपीजी जो है ये क्या है? एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो अक्सर अब ये वैसे तो जो है वो जहाँ पर सुई गैस नहीं है वहां पर भी, या फिर लोड शेडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों ने सिलेंडर्स रखे होते हैं, तो सिलेंडर्स जो हैं वो भी असल में यही एलपीजी होती है। और एलपीजी क्या होता है? इसमें प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, और कुछ क्वांटिटी में प्रोपाइलीन और ब्यूटाइलिन, मतलब वो भी हो सकते हैं, लेकिन मेन जो इसके कंपोनेंट्स हैं एलपीजी के, वो butane and propane। और इसकी परसेंटेज जो है वो पेट्रोलियम के फ्रैक्शन में जस्ट जो है 1 to 2% है। यूजेस इसके क्या है? मीथेन मेनली जो है वो इनमें, इन्हीं में, मतलब 1 to 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो उनमें जो है वो मीथेन भी होगी। तो मीथेन मीथेन जो है वो डोमेस्टिक हीटिंग में यूज होती है। इथेन अनदर गैसियस फ्यूल है, ये भी गैसियस फ्यूल के तौर पर इथेन भी यूज होती है। नेक्स्ट जो है वो कार्बन 3 to 4 जो है वो भी इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं, और वो इजीली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। देखा, अब जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन ही होगी, यानी कि कार्बन नंबर 3 to कार्बन नंबर 4 जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं होंगे। और पोर्टेबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि इसको जो है वो लिक्विफाइड फार्म में, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, ठीक है, इसको जो है वो लिक्विफाइड फार्म में बॉटल्स में या फिर सिलेंडर्स में जो है वो मतलब पोर्ट किया जाता है, और ये यूज होती है फॉर हीटिंग एंड कुकिंग के लिए। तो हाई प्रेशर सिलेंडर्स जैसे कि प्रोपेन जो है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे फिल की जाती है, तो वो भी जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए जो है वो एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होती है। ठीक है, तो ये सारी तकरीबन एज अ फ्यूल भी यूज होती हैं। और उनमें से जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो वो पोर्टेबल है, उसकी लिक्विफिकेशन क्योंकि इजी है, तो उसको जो है वो सिलेंडर्स में लिक्विफाइड फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं। तो हमारे घरों में जो है वो एलपीजी ही, वो इस सिलेंडर में बेसिकली जो है वो C3 to C4 ही होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देन आ जाते हैं गैसोलीन। गैसोलीन यानी कि पेट्रोल। और गैसोलीन जो है वो उसकी जो फ्रैक्शन है बहुत कम, तकरीबन 20% जो है ना, इसकी फ्रैक्शन हमें पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है उसकी डिस्टिलेशन से या उसकी रिफाइनिंग से हमें मिलती है। इसमें गैसोलीन में जो है नंबर ऑफ कार्बन जो है वो C5 to C7 है। अब यही है कि गैसोलीन जो है वो हमें 20% जो है यहाँ से मिलता है, लेकिन इसकी कंजप्शन तो बहुत ज्यादा इसका जो है मतलब डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर क्या होता है कि हायर जो मतलब हायर हाइड्रोकार्बन हैं, जिसमें ज्यादा ज्यादा कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो ज्यादा हैं, जैसे कि नेफ्था है या हैवी फ्यूल है, केरोसिन है, जिनकी इतनी डिमांड नहीं है। फिर क्या किया जाता है कि क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, क्रैकिंग के प्रोसेस जो है वो उसके थ्रू जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं उनको गैसोलीन यानी कि लोअर हाइड्रोकार्बन में मेनली जो है वो गैसोलीन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ताकि जो हमारी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है उसको जो है वो पूरा किया जा सके। तो क्रैकिंग जो है वो बेसिकली यही होता है कि हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर जो है जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका जो ये भी बेसिकली जो है वो स्मॉल साइज का ही है, इसीलिए इसकी इग्निशन इजी हो जाती है, और लिक्विड फॉर्म में होता है ये। देन जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 75 to 190। नो, सॉरी, 25 to 75। प्लीज समझाओ, दूसरा बोल रही हूँ। इजीली वेपराइज्ड है, हाईली फ्लेमेबल है। पेट्रोल का पता ही होगा कि वो बहुत कितनी जल्दी उसको जो है वो आग लग जाती है। इजीली इग्निटेड कार फ्यूल है, एंड पेट्रोल मतलब कार फ्यूल ज्यादातर कार्स में ही एज अ फ्यूल यूज होता है। देन आ जाते हैं नेफ्था की तरफ। तो नेफ्था जो है ये भी, मुझे डर है कि फेंक ना दूंगा इसको।
नेफ्था में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो C6 to C10 है। जो है वो है C6 to C10। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे साइज इंक्रीज करेगा और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करते जाएंगे। नफ्ता का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 75 to 190 है। और ये जो है वो क्योंकि जितना जो है वो लार्ज साइज का होगा कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है उसके लिए जो है वो उसके एक तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और दूसरा ये है कि उसकी बर्निंग जो है वो इजी नहीं होगी। तो इसलिए उसको एज अ फ्यूल यूज करना जो है वो उसको आप एज अ फ्यूल तो यूज नहीं कर सकते। तो फिर जो है वो नो गुड एज अ फ्यूल बट वैल्यूएबल रॉ मटेरियल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल। तो इसलिए बहुत सारे दूसरे जो ऑर्गेनिक केमिकल इससे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो एज अ फ्यूल तो आप इसको नहीं यूज कर सकते। लेकिन सेकंड इसका ये कि क्रैक टू मेक मोर पेट्रोल एंड एल्कीन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमें जो है वो पेट्रोल जो है उसकी सॉरी क्रूड ऑयल जो है उसकी रिफाइनिंग से हमारे पास सिर्फ 20% गैसोलीन आता है, पेट्रोल आता है। लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से फिर जो दूसरे मतलब जो इतने रिक्वायर्ड नहीं होते जिनकी इतनी जो है वो डिमांड नहीं है, तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हायर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको फिर जो है वो क्रैकिंग का प्रोसेस के थ्रू लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ दूसरे अल्कीन्स में और कुछ जो है वो गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है। उसका एक मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ एक रिएक्शन की, ठीक है। जैसे अब ये है कि C16 है, H34 है, मतलब हाई नंबर ऑफ हाइड्रो मतलब 16 इसमें कार्बन है। तो हीट किया जाता है इसको तकरीबन जो है वो 700 डिग्री सेल्सियस पे। और इस तरह से ये किसमें C7H16 प्लस कुछ अल्कीन्स इससे बन सकते हैं, ठीक है। देन जो है वो ये, तो इस तरह से लोअर हाइड्रोकार्बन इसमें कन्वर्ट किया जाता है और इस और गैसोलीन में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। द नेक्स्ट आ जाते हैं पैराफिन और दूसरा ये दिए गई है। ओके नेक्स्ट जो है वो केरोसिन। केरोसिन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो C10 to 16 है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 190 to 250 डिग्री सेल्सियस है। तो ये लेस वोलेटाइल है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है। तो इनके मतलब इसमें वेपर्स में कन्वर्ट होना इनके लिए इजी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेंथ जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो स्ट्रांग है। तो इनकी फ्रैक्शन जो है वो ये 10 to 15% हमें इससे मतलब इसकी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से हमें ये मिलता है। लेस वोलेटाइल लेस फ्लेमेबल है, इसीलिए जो है वो इनकी मतलब इनको आग लगाना जो है वो या बर्न करना इनको मुश्किल होगा। देन पेट्रोल डोमेस्टिक सेंट्रल हीटिंग फ्यूल है, ठीक है। मतलब हीटिंग फ्यूल जैसे कि पैराफिन है, वो पैराफिन जो है वो यूज होते हैं। पैराफिन क्या है, अल्केन्स है ना। अल्केन्स अल्केन्स वो भी कौन से जिनमें C10 टू नहीं C10 to C16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। बाकी जो है ये यूज होता है एज अ एयरक्राफ्ट जेट फ्यूल। तो एयरक्राफ्ट में जो है वो एज अ फ्यूल जो है ये यूज होता है। देन आ जाते हैं डीजल। डीजल का नेम तो आपने सुना ही होगा, तो डीजल ऑयल या गैस ऑयल। तो ये 15 to 20% होता है। इसमें कार्बन नंबर का ऑफ कार्बन एटम C14 to 20 है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 250 to 350 है। ये भी लेस वोलेटाइल देन पेट्रोल, पेट्रोल के मुकाबले में लेस वोलेटाइल है। डीजल फ्यूल फॉर सम कार्स, कुछ कार्स जिनका मतलब इंजन जो है वो इस तरह से डिजाइंड होता है कि उनमें डीजल भी एज अ फ्यूल यूज हो सकता है। लार्जर व्हीकल लाइक हॉलेज हॉले मतलब बड़े बड़े जो गुड ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं ट्रक्स वगैरह, तो उनमें जो है ये होता है कि बहुत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूल जो है वो बर्निंग उसमें, तो उसमें फिर जरा इसके लिए इजीली बर्न नहीं कर सकते। तो उसको बर्निंग को इनिशिएट करने के लिए भी फिर जो है वो ज्यादा जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ही आप कह लें जो हमें एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए प्रोवाइड करनी होती है, तो वो उसमें जो है वो प्रोवाइड यानी कि कंप्रेशन जो है वो फिर हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। देन ट्रेन्स में भी ये यूज होता है, सेंट्रल हीटिंग फ्यूल है और आल्सो क्रैक्ड टू मेक मोर पेट्रोल एंड एल्कीन। तो इसको भी जो है वो इसकी ज्यादा डिमांड नहीं, मतलब इनमें यूज हो जाता है और इसकी 15 to 20% ही है। लेकिन इसको भी फिर क्या किया जाता है कि इसको भी क्रैकिंग के थ्रू जो बच जाता है उसको पेट्रोल और दूसरे अल्कीन्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। देन हैवी फ्यूल ऑयल,
हीटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीसेस, और ये चले यहाँ तक तो ये एज अ फ्यूल यूज फिर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर कार्बन नंबर जो है वो मोर देन 20 है, ठीक है, 20 से लेकर 30 से मतलब अबव है, तो उनको जो है फिर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी मोर देन 350 होगा। तो वो तो जो है वो बिल्कुल उनको हम एज अ फ्यूल जो है यूज करना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ केसेस में से शिप्स वगैरह में जो है वो आप यूज कर सकते हैं। नॉट, ये डिपेंड करता है किस किस्म की जो है वो व्हीकल है और उसके लिए किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से एज अ फ्यूल यूज हो सकते हैं। तो नॉट सो इजीली एवेपोरेटेड, क्योंकि ये तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई है। इसके वेपर्स बनना इतना आसान नहीं है, तो नॉट एज फ्लेमेबल भी नहीं है। सेफ टू स्टोर है। लिक्विड फ्यूल ऑयल फॉर पावर स्टेशन के लिए जो है वो वहां पर ये एज अ लिक्विड फ्यूल जो आहिस्ता आहिस्ता जलेगा। एंड शिप्स में भी यूज हो सकता है। क्वाइट विस्कस, बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, विस्कोसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। जितने लार्ज साइज का होता जाएगा उतनी ही विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। एंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, तो इसीलिए फिर इसको एज अ ग्रीसेस, ठीक है, और लुब्रिकेशन मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन को जो है वो ओवरकम करना हो वहां पे इनको यूज किया जाता है। देन रेजिड्यू, बाकी जो बाकी बच जाता है पीछे जो मटेरियल, उनमें जो है वो फ्यूल ऑयल है या लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, ठीक है, और वैक्सीज है या बिटुमेन है। ठीक है, बिटुमेन जो है ये भी एक ब्लैक स्टिकी सा मटेरियल होता है, और इनको यूज किया जाता है अक्सर। अगर आपने रोड्स कंस्ट्रक्शन में देखा हो, ठीक है, रोड कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ब्लैक से कलर का मटेरियल जो है वो डाल रहे होते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि एज अ बाइंडर काम करता है। जो वो मतलब होते हैं ना, पत्थर जो होते हैं, स्टोन्स जो होते हैं, उनको जोड़ने के लिए मतलब ऐसे उसको यूज किया जाता है। तो ब्लैक कलर का ये होता है। तो ये जो है एक तो वाटर प्रूफ भी होता है, और इससे जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ आती है। जो भी रोड्स इससे इसको यूज करते हुए कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, तो इसमें मोर देन 30 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, या फिर सेवरल हंड्रेड्स तक भी जा सकते, लेकिन 30 से ऊपर ही होंगे। अगर 100 से कम भी होंगे तो, लेकिन 30 से कम कभी नहीं हो सकते। तो हाई बॉइलिंग लिक्विड्स हैं, और लो मेल्टिंग सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। दैट बॉयल्स अवर 350, मतलब 350 से ऊपर ही ये बॉयल करेंगे। बिटुमेन जो कंपोनेंट्स हैं बॉयल अवर 500 डिग्री टू 700 डिग्री सेल्सियस रेंज। तो बिटुमेन के जो कंपोनेंट्स हैं ये जो है वो 500 और ये आप जो 15 चैप्टर है ना उसमें आप देखिएगा, वहां पे उसकी हो सकता है थोड़ी सी तफसील हो बिटुमेन की। लेकिन ये है कि ये यूज जो है वो रोड की कंस्ट्रक्शन वगैरह में ही यूज होता है। और लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, जो लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं इनमें से वो एज अ कैंडल वैक्स यूज हो जाते हैं, क्लियर वैक्सेस के लिए, या पॉलिशेस के लिए, या उनको मतलब डाई में जो है वो यूज किया किया जाता है। एंड द बिगेस्ट मॉलिक्यूल मेक बिटुमेन, और उसमें से जो मतलब जो बिटुमेन है उसमें तो जो है वो 100 के करीब ही, या 100 से भी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी, बॉइलिंग पॉइंट है सॉरी, वो भी हाई है। और लो मेल्टिंग सॉलिड्स यूज्ड ऑन रोड्स एज इट फॉर्म अ थिक ब्लैक टफ एंड रेजिस्टेंट एडहेसिव सरफेस ऑन कूलिंग। क्योंकि जब इनको मतलब मेल्ट करके ही डाला जाता है ना, तो जब ये कूल होते हैं तो फिर ये जो है कूल होके एक वाटर रेजिस्टेंट सरफेस जो है वो बनती है। और यहाँ इसके अलावा यूज होते हैं एज अ रूफिंग, वाटर प्रूफिंग मटेरियल, के रूफ पे जो है वो वाटर प्रूफ बनाने के लिए, क्योंकि ये पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है, तो पोलर वाटर पोलर होता है तो उसको रिपेल ही करेंगे, तो वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। कुछ जो है ये जो वॉल्स पे ब्लैक कलर की लगाते हैं, तो वो भी जो है वाटर एज अ वाटर प्रूफ, पर्पज यही होता है कि वाटर प्रूफ जो है वो बारिश वगैरह का पानी जो है वो ना जाए। तो इट स्टिक्स रॉक चिप्स ऑन रूफ्स एंड रोड सर्फेसिस। तो ये इसका यहाँ पे यही है कि बाइंड कर देता है, जो भी रॉक चिप्स होती है ना, उसको जो है वो बाइंड करके मतलब एक बना देता है उसको एक सरफेस की तरह। तो ये सारा जो है वो थ्योरेटिकली ये याद करने वाला है। इनके यूजेस जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो इनमें से बहुत सारे तो जो है वो आसान है, गैस जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, तो इतना नहीं है ये। व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स आर दोस केमिकल्स व्हिच आर derived फ्रॉम द क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, ठीक है। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ पेट्रोकेमिकल? रॉ मटेरियल। पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल की थ्री क्लासेस है ना, एक ओलिफिन्स है, एरोमेटिक्स हैं, और सिंथेसिस गैसेस हैं। देन व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम की जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस है वो सारी यही आ जाएंगी। हाउ डज रिफाइनिंग पेट्रोलियम कैरी डाउन इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरीज और का तो मुझे नहीं पता, एक ही है, एक
जो मुझे पता है, जो यहाँ पे रावलपिंडी में है, वो अटक ऑयल रिफाइनरी है, वहीं पे ही जो है वो ज्यादा ऑयल जो है वो रिफाइन किया जाता है। बाकी जो इम्पोर्टेड ऑयल है, ठीक है, जो इधर से मतलब पाकिस्तान से ही निकलता है, उसको तो अटक ऑयल रिफाइनरी में किया जाता है। बाकी जो है वो इम्पोर्टेड जो होता है, उसको उसके लिए फिर कराची में उसको किया जाता है रिफाइन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो अगर हम पॉलीमर, इससे पहले हम पॉलीमर के बारे में बहुत जो है वो पढ़ चुके हैं। पॉलीमर डिफरेंट, जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो है उनमें भी वो भी पॉलीमराइज हो सकते हैं। पॉलीमराइजेशन से जो है वो पैरा एल्डिहाइड और मेटाफॉर्म एल्डिहाइड, इस तरह से जो मटेरियल बनते हैं। तो पॉलीमर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफाइन हमें ये करना है कि पॉलीमर क्या है। द पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, लार्ज साइज की मॉलिक्यूल is a large molecular structure which is composed of repeating monomers, ठीक है, which is composed of repeating, बहुत सारे जो हैं वो रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनी होती है। स्मॉलर सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। और जो है जो रिपीट होने वाले जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, या जो स्मॉलर साइज के हैं, जो कि एक पॉलीमर को कंपोज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मोनोमर्स। अब जैसे कि अभी हमने लास्ट जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था, जैसे उनमें जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, तो पॉलीसेक्राइड्स में भी क्या है कि एक जैसे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो बाइंड करते जाते हैं और एक लार्ज जो है वो स्टार्च बना देते हैं, या सेलुलोज बना देते हैं, या ग्लाइकोजन बना देते हैं। तो वो सब उनमें जो है वो जो मोनोमर्स क्या है, मोनोसेक्राइड्स। तो वो भी क्या है, वो नेचुरल पॉलीमर्स की ही एग्जांपल्स हैं, वो जो सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। इसी तरह से प्रोटीन जो है वो भी एक नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन में क्या होता है कि अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज जो है वो बॉन्ड बॉन्ड करते जाते हैं, और एक लॉन्ग चेन मतलब लार्ज साइज का एक जो है वो मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको पॉलीमर कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन्स के बाद न्यूक्लिक एसिड्स है। तो न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो जो है वो थ्रू डाई एस्टर फास्फोडाई एस्टर लिंकेज के थ्रू जो है वो बाइंड करते जाते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इसी तरह से मोनोमर यहाँ पे हमने पढ़ने, हमने वो तो नेचुरल है ना, नेचुरल पॉलीमर। यहाँ पे हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़ने हैं, जो कि खुद जो है वो लैब में सिंथेसाइज किए गए हैं डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए। The repeating units are usually obtained from low molecular weight simple compounds। जो repeating units होते हैं यूजुअली वो स्मॉल साइज के ही होते हैं, ठीक है, और जिनको जो है वो मोनोमर्स कहा जाता है। द रिएक्शन बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड, मतलब मोनोमर्स जो है जिस रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में, उस रिएक्शन को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो polymerization रिएक्शन के थ्रू monomers are converted into polymers through a process which is called polymerization। then formation of poly, अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोली फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन। अब देखें, पोली मीन मैनी, और इथाइलिन मीन के मतलब नेम क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बहुत सारे इथाइलिन मॉलिक्यूल, जिनके मोनोमर क्या है, इथाइलिन। तो इथाइलिन जो है वो बहुत सारे
ये देखिए यहाँ पर CH, फिर इसी तरह से CH। अब यहाँ पे स्पेस का मैं इधर ड्रा कर देती हूँ। ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, फिर और जो है वो कंबाइन करते जाएंगे, और इसी तरह से ये एक लंबी चेन जो है वो बना देंगे इस तरह पे। तो इसलिए हम इन सारों को तो नहीं लिख सकते, तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं कि ये देखें, ये वन अल्कीन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है। तो इन सबको अगर हमने लिखना होता है एक ही दफा में, अब ये देखिए सब में क्या चीज रिपीट हो रही है, CH2 CH2। ठीक है, ये एक जैसा है ना सारा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखने के लिए CH2 CH2 यानी कि सारा में यही है। तो आप एक पूरा जो यूनिट है जो कि सारा रिपीट हो रहा है उसे एक दफा लिखेंगे, और यूं करके यहाँ पे N लिख देंगे। ठीक है, ये बॉन्डिंग शो कर रही है कि ये कंटिन्यू है आगे। और नंबर N जो है, N हमें अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कि कितने मोनोमर्स हैं, तो N ये इंडिकेट करेगा कि मतलब इन्फिनिट इन्फिनिट जो है नंबर ऑफ मोनोमर्स इसमें प्रेजेंट है। अगर हमें पता होगा तो हम यहाँ पर वो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इंडिकेट कर रही है कि ये जो यूनिट है या ये मोनोमर जो है ये रिपीट हो रहा है इसमें। तो इस तरह से आप पॉली इथाइलिन को लिख सकते हैं। देन देयर आर 2 मेजर क्लासेस, बल्कि इससे पहले जो है वो होमोपोलीमर और कोपोलीमर को देख लेते हैं। ठीक है, होमो मीन सेम। तो homopolymers are those polymers in which repeating units or monomers are of same kind, of one kind। तो मोनोमर सारे जो है वो एक ही टाइप के, जैसे अभी पॉली इथाइलिन में सारे के सारे जो है वो क्या थे, इथाइलिन मॉलिक्यूल्स थे जो कि रिपीट होते जा रहे थे। तो वो तो एग्जांपल हो गई होमोपोलीमर की। एक सेकंड होता है कोपोलीमर। तो कोपोलीमर जो है वो ऐसे पॉलीमर्स हैं जिसमें मोर देन वन टाइप के मोनोमर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक ही टाइप के नहीं होते हैं। जैसे अब एक जो है वो उसके लिए अभी हम 2 टाइप्स की जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ेंगे और एडिशन पॉलीमर्स पढ़ेंगे, उसमें उसकी एग्जांपल्स आएंगी। तो लेकिन अभी आपको मैं बता दूं फॉर एग्जांपल कि इसमें जो है वो अगर एक पोलीअमाइड है, ठीक है, पोलीअमाइड है तो उसमें ये जो है एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड, और साथ में जो है वो है एक हेक्सा इथाइलिन डायमीन। ठीक है, तो इन दोनों की जो है वो कंडेंसेशन से ये दोनों। अब ये देखें, जो पोलीअमाइड है ये नाइलॉन 6 6 है, एक एग्जांपल है। पोलीअमाइड भी उसको कह सकते हैं, या नाइलॉन 6 6। इसमें देखें ये 2 टाइप के पॉलीमर्स इन्वॉल्व हैं, एक एडिपिक एसिड है और एक जो है वो हेक्सा इथाइलिन डायमीन है। तो ये कोपॉलीमर के एक एग्जांपल है। तो इन दोनों में क्या होगा कि कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जो है ये लिंक करेंगे दोनों। तो फिर नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से चेन जो है वो बनती जाएगी कि इसका एक अमीनो ग्रुप फ्री होगा तो इस साइड से जो है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ आएगा, तो अमाइड लिंकेज बनाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और इस तरह से एक पॉलीमर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कोपॉलीमर की। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स है। तो देयर आर मेनली 2 मेजर क्लासेस ऑफ पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स की एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और बेसिकली ये जो क्लासेस हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म थ्रू विच द पॉलीमर इज फॉर्म्ड। अब ये देखें यार, जैसे कि एडिशन पॉलीमर है, तो एडिशन पॉलीमर नेम क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉलीमर बना है थ्रू एडिशन मैकेनिज्म, मतलब एडिशन जो है वो होती गई है, तो इस वजह से इसका नेम भी क्या हो गया, एडिशन। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं वो जो है वो मोनोमर्स का आपस में किस तरह से बॉन्ड बना है, किस तरह से वो लिंक हुए हैं बाय कंडेंसेशन रिएक्शन।
तो एडिशन पॉलीमर में क्या है कि मोनोमर्स जो है वो किस तरह से लिंक हुए हैं या किस तरह से उनका बॉन्ड बना है थ्रू एडिशन रिएक्शन। तो टू क्लासेस इसमें पहले एडिशन रिएक्शन को देख लेते हैं। तो एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय combination of alkene monomers to produce single huge molecule। और इसमें भी ये भी देखेंगे एक ही मॉलिक्यूल कंडेंसेशन रिएक्शन से पहले हमने एल्डिहाइड कंडेंसेशन है जो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था कि कंडेंसेशन रिएक्शन वो होता है कि जिसमें टू मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो भी रिलीज करते हैं या निकलता है। वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, स्मॉल साइज का कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो साथ में निकलेगा। लेकिन एडिशन पॉलीमर में क्या है, एडिशन पॉलीमर में जो मोनोमर्स कंबाइन करते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही ह्यूज मॉलिक्यूल बनता है, उसमें से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वाटर अमोनिया या कुछ भी नहीं निकलता, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर जो है वो आपको मैं थोड़ी सी एक यहाँ पे बता दूं कि एडिशन पॉलीमर जो होते हैं ना वो इनका नेम जो है वो एक और नेम भी है चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर कैसे होता है कि जैसे अब ये CH2 है तो यहाँ पे एक बिल्ड चेन जो है वो बिल्ड होती जाएगी, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। हाँ, तो बेसिकली अब एडिशन पॉलीमर होता कैसे है। एडिशन पॉलीमर ज्यादातर जो होता है ये अल्कीन्स में होता है। अल्कीन्स की जो पॉलीमराइजेशन है ना वो एडिशन पॉलीमर पॉलीमर जो मैकेनिज्म है, एडिशन मैकेनिज्म है, उसी के एडिशन रिएक्शन के थ्रू इनकी जो है वो पॉलीमराइजेशन होती है अल्कीन्स की। क्यों? क्योंकि अल्कीन्स में जो है वो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड में ये कैपेबिलिटी है कि वो एड अप उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर जैसे कि अब ये एडिशन पॉलीमर के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है एक इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वो इनिशिएटर क्या करेगा, इनिशिएटर क्या करेगा कि वो एक इंटरमीडिएट मतलब प्रोड्यूस करेगा। वो इंटरमीडिएट जो है वो फ्री रेडिकल भी हो सकता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट भी हो सकता है, केटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इनिशिएटर यूज कर रहे हैं। अगर तो आप इनिशिएटर जो है वो पर ऑक्साइड यूज करेंगे, ठीक है, वो आप जो है वो बेंजोइल पर ऑक्साइड हो सकता है, और या फिर जो है वो एसिटिक पर ऑक्साइड मतलब जो जिसमें ओ बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरह का ये बॉन्ड जो होगा जिसमें, तो आप तब फिर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। अगर जो है वो आप एसिड यूज करते हैं, ठीक है, एसिड एज अ कैटलिस्ट एज अ इनिशिएटर यूज करते हैं, तो फिर क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी। तो प्रोटोनेशन से जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर आप जो है वो ग्रीनॉल रिएजेंट या कार्बेनाइन कंटेनिंग कोई भी रिएजेंट यूज करेंगे तो फिर आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एनाइन बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको टाइम जो है वो एक मिनट रह गया है, टाइम कम रह गया, फिर ना हम अभी रिजॉइन करके फिर बाकी सारा प्रोसेस पढ़ते हैं कि कैसे ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो पर ऑक्सी एसिड अगर एज अ इनिशिएटर यूज होगा तो फिर जो है फ्री रेडिकल इसमें बनेंगे। और अगर जो है वो एसिड एज अ यूज होगा तो अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं एसिड की, ठीक है, और साथ में ले लेते हैं इथाइलिन की, क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो उसी में अल्कीन्स में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये अब इनिशिएटर है, इनिशिएटर क्या करेगा कि ये यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटीन एसिड है तो प्रोटॉन ये कैप्चर करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो CH3 और CH यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा CH2, ठीक है। तो अब ये बन गया है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अब ये अब फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट हो गया है, अब प्रोपोगेशन स्टेप होगा नेक्स्ट। क्या करेगा ये CH3 CH2, अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन
पे जो है ये इस तरह से ये इस पे अटैक करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो CH3, CH2, CH2 और फिर यहाँ पर CH2 और ये पॉजिटिव अब इस पे चार्ज आ जाएगा। फिर अब ये क्या करेगा कि अगेन सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो उसपे जो है ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो CH3, CH2, 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 अब ये जो है यहाँ पर CH2 और ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये अगेन सेकेंड और जो है वो मिथाइलिन जो है इथाइलिन जो है उसके साथ उस पर अटैक करता जाएगा और ये चेन जो है वो ग्रो करती जाएगी। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता पहले जो है वो चेन कितनी थी कि फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जाएगी करती जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो एड अप होते जाएंगे ये सारे एट द एंड यहाँ तक कि आप खुद इस प्रोसेस को स्टॉप कर दें। तो इसीलिए जो एडिशन पॉलीमर है उनका नेम क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। ठीक है, तो वैसे तो ये जो रिएक्शन है अगर आप बगैर विदाउट किसी भी कैटलिस्ट के बगैर करेंगे तो फिर जो है इसके लिए टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होगा 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रेशर रिक्वायर्ड होगा 1080 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो 2000 इतना हाई टेम्परेचर यूज करने के बावजूद जो है यहाँ पे पोलिमराइजेशन से जो हमारे पास पॉलीमर बनता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो इसलिए फिर क्या करना है कि अगर आपने लो टेम्परेचर यूज करना है, आप इतना हाई टेम्परेचर तो नहीं अचीव करना भी मुश्किल ही होता है। तो फिर उसके लिए फिर क्या करते हैं कि एक कैटलिस्ट यूज होता है और उस कैटलिस्ट का नाम है जिगलर कैटलिस्ट, जिगलर नेटा कैटलिस्ट या जिगलर कैटलिस्ट। ठीक है, तो अल्कीन्स की पोलिमराइजेशन के लिए ये कैटलिस्ट यूज होता है, जिगलर कैटलिस्ट। तो जिगलर कैटलिस्ट क्या है ये, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो इसमें असल में मेन असल स्ट्रक्चर तो वो इसका किसी को भी नहीं मालूम अभी, मतलब वो, लेकिन ये है कि ये ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ठीक है, 3 ग्रुप्स, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम है और साथ में टाइटेनियम क्लोराइड है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसका मिक्सचर मतलब इस दोनों का सॉल्यूशन जो है वो मिक्सअप किए जाते हैं। तो फिर जो है ये जिगलर नेटा कैटलिस्ट है और एक इनर्ट सॉल्वेंट में ये प्रिपेयर किया जाता है ये जिगलर कैटलिस्ट। और ये क्या करता है कि इसको मतलब इसकी प्रेजेंस में हम लेस टेम्परेचर पे भी अचीव कर सकते हैं ये पोलिमराइजेशन, और वो अच्छी क्वालिटी का भी होगा। Then the backbone of the polymer consists of the carbon atom that originally formed the double bond. तो backbone क्या होती है, जो पेरेंट चेन होती है, मेन चेन। जैसे इथाइलिन की एग्जांपल अभी हमने पढ़ी, तो CH2, 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 तो यही बैकबोन है ना इसकी। तो बैकबोन में ये जो मोनोमर्स में जो कार्बन प्रेजेंट है वही है। ठीक है, इथाइलिन में ये दोनों प्रेजेंट थे ना। तो ये इसका मतलब है कि द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स दैट ओरिजिनली फॉर्म द डबल बॉन्ड। तो यही इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था मोनोमर में। तो यहाँ पर जो है ये बैकबोन में जो है वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। नथिंग इज लॉस्ट, कोई छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर अमोनिया कुछ भी नहीं निकलता। ठीक है, एक ह्यूज वन मॉलिक्यूल जो है वो इसमें बनता है। मोनोमर सिंपली ऐड टू ईच अदर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मोनोमर जो है वो किस तरह से ऐड हो रहे थे, तो इसी तरह से फ्री रेडिकल भी होगा। तो फ्री रेडिकल में भी बिल्कुल इसी तरीके से एडिशन होगी, सिर्फ वहां पर पॉजिटिव चार्ज की बजाय क्या होगा, वहां पर इस तरह से फ्री रेडिकल मौजूद होगा। देन जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की एग्जांपल जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए फिर प्रेफर किया जाता है क्योंकि जब यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है ना, तो वो उसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो उसके थ्रू ही एडिशन पॉलीमर पॉलीमर के ही थ्रू होगी। लेकिन फिर क्या होगा कि इसमें जो कैटल या इनिशिएटर जो यूज किया जाएगा वो हो सकता है कि इनिशिएटर जो है वो कार्बेनाइन, मतलब इस तरह से कि इसमें इंटरमीडिएट जो है वो कार्बेनाइन बने, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। कितने हैं, 1 2, हाँ यही है। ठीक है, तो अब जैसे विनाइल क्लोराइड है ये, उसकी पोलीमराइजेशन से
अब देखें ये इस तरह से है ना, CH2CH, अगर इस पे जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए और Cl, तो इस तरह से साथ में उसी तरह से चेन जो है वो ग्रो करती जाएगी। लेकिन अभी जो है वो इसमें देखते हैं, इसमें भी यही होगा कि जो इसके बैक बोन है उसमें यही सारे कार्बन होंगे। CH2, यहाँ पे अब जो है वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, और ये Cl एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, और ये इस तरह से इधर भी बॉन्ड हो रहा है, इधर भी। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे भी बनाना चाहते हैं, CH2CH Cl, फिर यहाँ पे CH2CH, फिर Cl, फिर CH2CH, यहाँ पे फिर Cl, तो इस तरह से ये जो है इसकी बैकबोन बनती है। लेकिन बैकबोन में यही कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। और विनाइल क्लोराइड किस तरह से बनता है? विनाइल क्लोराइड बनता है अल्काइन से। ठीक है, अल्काइन की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे, जैसे वाटर के अल्काइन के हाइड्रेशन करवाएं तो विनाइल अल्कोहल बनता है ना, तो इसी तरह से इसकी हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएंगे तो फिर विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, तो ये विनाइल क्लोराइड है। ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल। अब यहाँ पर OH होगा तो विनाइल अल्कोहल होगा, अगर अब यहाँ पे Cl है तो ये विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो ये है एक टाइप एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एक दफा से फिर मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे जो है वो पर ऑक्सी एसिड्स या फिर एसिड जो है उनसे कैटालाइज किया जाता है, या वो एज अ इनिशिएटर ही यूज होते हैं। इसमें जो है वो केटाइन एनाइन या फ्री रेडिकल जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, और जो है वो चेन में जो है वो एडिशन होती जाती है, कोई चीज भी इसमें लॉस नहीं होती। बैकबोन में जो है वो इसके वही कार्बन एटम्स प्रेजेंट है जिनमें इनिशियली जो है मोनोमर में डबल बॉन्ड जो है जिनके दरमियान में प्रेजेंट था। तो मेनली जो जो अल्कीन्स है वही जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस जो है वो पॉलीमर्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आ जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीमर्स मोनोमर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कंडेंसेशन जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मोनोमर्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा या जो लिंक होंगे थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, मतलब मोनोमर्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, मोनोमर्स कंबाइन करेंगे लेकिन विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि उसमें से जो है वो वाटर निकल सकता है, अमोनिया निकल सकता है, या फिर मेथनॉल निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। टू जो मोनोमर्स है वो इस तरह से कंबाइन करेंगे। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो दो किस्म के ही कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। एक तो है पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर मतलब कि इसमें टू मोनोमर्स जब कंडेंस करते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, जो लिंकेज बनता है, वो एस्टर लिंकेज बनता है। और एस्टर लिंकेज किसके दरमियान बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो होता है उसके रिएक्शन से एस्टर बनता है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए भी जो मोनोमर्स होंगे वो एक तो जो है वो अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करेगा, दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करेगा पॉलीएस्टर्स में। ठीक है, तो पॉलीएस्टर मीन मैनी एस्टर, बहुत सारे एस्टर लिंकेज इसमें होंगे। देन पॉली अमाइड है तो इसमें अमाइड लिंकेज जो है वो होगा, और ये तो प्रोटीन में भी है। तो जो पॉली अमाइड है उनमें के लिए अमाइड कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अमीन के रिएक्शन से, अल्काइल अमीन के रिएक्शन से जो है वो हमारे पास क्या बनता है? अमाइड। अमाइड क्या लिंकेज है? RC डबल बॉन्ड ONH2, ये अमाइड लिंकेज है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसमें भी पोली अमाइड मतलब यही अमाइड लिंकेज बनेगा, और ये किस किस के रिएक्शन से? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक अमीनो ग्रुप होगा। तो अब जो है वो डाई अमीन भी हो सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं, मोनो अमीन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है वो हम एग्जांपल जो पढ़ेंगे
जो कॉमन एग्जांपल है पॉलीएमाइड की, वो है नाइलोन 66। ठीक है, नाइलोन 66 इसका नाम जो है वो एक नाइलोन 6 बी है। ठीक है ना, एक नाइलोन 6 बी है। और लेकिन उसमें क्या है कि वो बनता है कैप्रोइक, अमीनो कैप्रोइक एसिड। उसमें ये होता है कि ये CH2 ओके यहाँ पे उसमें जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और NH2 ग्रुप भी होता है। तो ये जो है वो इस तरह से ना विद इन द मतलब इस साइड पे जो है वो यहाँ पर अमीनो ग्रुप आएगा और इस तरह से बनता है। तो ये नाइलोन 6 है। ठीक है, इसमें वन मोनोमर, मतलब मोनोमर जो है वो एक ही टाइप का है। बेशक कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, लेकिन जो है ये होमोपोलीमर होगा, एक ही टाइप का मोनोमर इसमें है। अब नाइलोन 6 इसमें टू टाइप्स के हैं, टू अलग अलग सेपरेट मोनोमर्स यूज होंगे। तो नाइलॉन 6 इसी वजह से है कि क्योंकि इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एडिपिक एसिड यूज हो रहा है, हेक्सेन डाइओइक एसिड है। CH2 यानी कि मिथाइलिन ग्रुप उसमें 4, ये, और C डबल बॉन्ड O, OH, एंड C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, ये एडिपिक एसिड है और साथ में जो है वो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है। हेक्सामिथाइलिन मतलब मिथाइलिन ग्रुप्स इसमें 6 हैं और साथ में डाइअमीन भी है, 2 अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो है क्या होगा कि इसके और इसके दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं अलग से थोड़ा सा ड्रा करके आपको बता दूं, C डबल बॉन्ड OH इधर से, और इधर से NH, और एक H इसका मैं अलग से ड्रा कर लेती हूँ। ठीक है, ये अमीन जो NH2 है ना, उसी का H मैंने अलग ड्रा किया। इधर से OH आएगा, इधर से H आएगा। ठीक है, क्या निकलेगा? H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकला। कैसे लिंकेज बन गया? C डबल बॉन्ड O, ये निकल गया ना, पीछे क्या रह गया? NH। तो ये अमाइड लिंकेज है। आप यहाँ पर जो है ये बाकी का स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। CH2 6 NH2। ठीक है, और इधर से बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? CH2 4 और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये अमाइड लिंकेज है। अब क्या होगा फर्दर जो है ये एक स्टेप है। ठीक है, ये वन स्टेप है जिससे जो है ये क्या बने हैं? डाइमर। डाइमर मतलब टू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करती है, टू मोनोमर जो है वो कंबाइन किए हैं, तो ये डाइमर बना है। अब फर्दर जो है ये कंबाइन करेंगे तो फिर टेट्रामर बन जाएगा, इनके 4 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे। इधर से जो है वो एक और जो है अमीनो आएगा। ठीक है, NH2। ठीक है, और ये मम्मा मम्मा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, और इस साइड से जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी दूसरे मोनोमर का आएगा और इस अमीनो के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, और इधर भी अमाइड लिंकेज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एक स्टेप में जो है वो चेन की लेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। मतलब वन स्टेप होगा, फिर एक और स्टेप होगा, फिर एक और स्टेप होगा, तो ये क्या है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। अब इनको जो है वो आप सारों को अलग तो इकट्ठा नहीं लिख सकते, इसको भी आप जो है ना इसी तरह से आपने अमाइड लिंकेज दिखाना है। तो CH2 मतलब जो पूरा रिपीट हो रहा है इस सारों में, C डबल बॉन्ड ONH, ये अमाइड लिंकेज है। ये और ये इसका अमीनो ग्रुप NH आगे फर्दर जो है वो बॉन्डेड होगा। इसका भी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आगे फर्दर बॉन्ड बना के अमाइड। तो अमाइड लिंकेज एक दफा आपने दिखा दिया है ना, तो बार बार जो है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इसको CO भी लिखते हैं या C, इसी तरह से करके लिखते हैं। ठीक है, आगे ये बॉन्डिंग शो करें, इधर भी अमाइड लिंकेज है, इधर भी अमाइड लिंकेज है, इधर अमीनो की वजह से आगे होगा।
ठीक है, एक दफा आपने ये दिखा दिया है तो बाकी जो है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप एन लिख लें कि ये सारा जो है रिपीट हो रहा है। तो नाइलॉन सिक्स सिक्स, दोनों मोनोमर्स में सिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो इसलिए नाइलॉन सिक्स सिक्स है इसका नेम। ठीक है, तो ये है इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी तरह से एस्टर में भी यही होगा। उसमें जो है वो ज्यादातर जो है वो डाई ग्लाइकोल जो है, डाई हाइड्रिक अल्कोहल जो है, इथाइलिन ग्लाइकोल, वो यूज होता है, और साथ में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज होगा। तो उससे जो है ना वो भी कंडेंसेशन की ही एक एग्जांपल है। Next, you have nylon 6,6 is the most important polyamide. It is obtained by heating adipic acid with hexamethylene diamine under nitrogen. Nitrogen जो है वो मतलब inert environment होना चाहिए at 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, and nylon 6 derives its name from its starting material। जैसे adipic acid है उसमें भी सिक्स है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो है हेक्सामिथाइलिन डायमीन उसमें भी सिक्स है, तो इस वजह से नाइलॉन सिक्स was developed as a synthetic fiber फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग एंड अदर वियरिंग अपैरल। मतलब और बहुत दूसरे जो पहनने के लिए और कुछ जो है वो स्टॉक मतलब बनाने के लिए इसको जो है वो सिंथेसाइज किया गया नाइलॉन सिक्स को। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द पब्लिक एट द न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर इन 1939। तो फर्स्ट टाइम जो है ये न्यूयॉर्क में जो है वो पब्लिक को दिखाया गया था। कब इंट्रोड्यूस इसको करवाया गया? 1939 में, वर्ल्ड्स फेयर में। तो इट इज यूज्ड टू मेक फाइबर्स फॉर क्लॉथिंग। क्लॉथिंग के लिए जो है ये फाइबर्स बनाने में, मतलब जो जिससे क्लॉथ बनते हैं तो वो नाइलॉन सिक्स सिक्स से बनते हैं। कारपेटिंग में यूज होता है, और फिशिंग लाइंस के लिए जो फिलामेंट्स होते हैं उसके जो धागे होते हैं ना बारीक बारीक, वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। रोप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं ना वो भी बनाता है। और मोल्डेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गियर्स हैं और बियरिंग्स वगैरह जो है वो नाइलॉन सिक्स सिक्स से बनाई जा सकती हैं। देन जो है वो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है। दोनों ही पॉलीमर्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होंगे? बिहेवियर ऑफ नहीं, बिहेवियर टुवर्ड्स हीट। मतलब इनका जो जब हीट के साथ जो है वो रिएक्शन करवाया जाता है, हीट किया जाता है, तो इनका जो हीट के साथ बिहेवियर होगा ये डिफरेंट होगा। जैसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं। जैसे आपके घरों में भी अक्सर जो है वो अपने कोई कुछ जो होते हैं बाउल्स वगैरह वो ऐसे होते हैं कि उनको जरा से भी, या डिब्बे होते हैं, तो वो उनको जरा से भी हीट लगे ना तो वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन जब कूल होते हैं दोबारा जो है वो सेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कौन से होते हैं? वो सॉफ्ट वाले होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। ठीक है, तो वो उसमें आ जाते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो पॉलीमर हैं। दे आर सच पॉलीमर इन दे आर पॉलीमर इन विच सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग। ठीक है, जब आप जरा से भी हीट उसको लगती है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं मेल्टेड से, और बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। और जब उसको कूल किया जाए तो वो वहीं पे हार्ड हो जाता है। अगर उसकी शेप खराब हो गई है कूल कर दें तो वहीं पे वैसी शेप हो जाएगी। अगर आप उसको अगेन जो है वो उसको सही करना चाहते हैं, मोल्ड करना चाहते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा हीट अप करें तो अगेन उसको आप सीधा कर लें। यानी कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स को आप रीयूज कर सकते हैं। ये लो मेल्टिंग जो है वो प्लास्टिक्स होता है, इनका जल्दी जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, और अगेन जो है वो रीशेप हो जाते हैं, रीयूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग क्या है? ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को जब एक दफा जो है वो जो है वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, हीट करने से। ठीक है, लेकिन जब वो सेट हो चुके होते हैं, ठीक है, शेप बन चुकी होती है, अब अगर अगेन उनको रीहीट किया जाएगा, ठीक है, सेट हो चुके हैं, शेप बन चुके हैं, जब उन जब इनको रीहीट कर जब आप इसको रीहीट करेंगे तो फिर ये दोबारा से मेल्ट नहीं होंगे, और ना ही सॉफ्ट होंगे, और ना ही आप इसको दोबारा से कोई शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे? तो इसलिए क्या है, ये हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पॉलीमर्स हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, और ये जो है वो विथ स्टैंड कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को।
ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी आप उनको रखेंगे तो ये मेल्ट नहीं होंगे। ठीक है, बल्कि जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मतलब अलबत्ता ये टूट सकते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं हो सकते, मोल्ड नहीं हो सकते। एक दफा जब ये सेट हो गए हैं तो ये उसी तरह से रहेंगे। आप इसको दोबारा से रीशेप नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, a thermosetting polymer is one which becomes hard on heating and it cannot be softened by heating। मतलब ये देखें, it becomes hard on heating मतलब कि पहले तो ये स्टार्ट में जब आपने इससे बनाना है, कोई चीज बनानी है, तब तो ये सॉफ्ट होंगे। फिर आपने इसको सेट कर लिया है, एक बना लिया, इसकी सेटिंग हो चुकी है, फिर आप उसको हीट करेंगे तो वो हार्ड ही रहेंगे, उसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं आएगी। ना ही आप उसको जो है रीशेप करेंगे। तो फिर यानी कि ये उसको विथ स्टैंड हीट को जो है वो बर्दाश्त करेंगे, रेजिस्ट कर लेंगे उसको, उससे कोई इसमें जो है वो मेल्टिंग या रीशेपिंग नहीं है। ठीक है, तो ये था सिंथेटिक पॉलीमर्स। और इसमें क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो यहाँ पे है क्विक क्विज है, तो क्विक क्विज में ओके, क्विक क्विज में जो है क्या कि व्हाट आर यूजेस ऑफ पीवीसी एंड नायलॉन 66। नायलॉन 66 से तो गिवन है, पीवीसी के भी गिवन है। पीवीसी इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लोर कवरिंग, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड इमिटेशन लेदर। इमिटेशन लेदर होता है कि एक तो होता है ना नेचुरल लेदर जो होता है, जो एनिमल्स की स्किन को जो है वो लेदर में कन्वर्ट किया जाता है, उससे मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये जो होता है पीवीसी, पीवीसी से इससे जो है ना जो मतलब सिंथेटिक लेदर खुद से सिंथेसाइज किया जाता है, लेदर की तरह का ही मटेरियल जो है वो बनाया जाता है पीवीसी से। ठीक है। और नाइलॉन जो है ये भी क्लॉथिंग के, कारपेटिंग, फिलामेंट फॉर फिशिंग लाइन और इसके लिए होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स? एडिशन और कंडेंसेशन में सेम है कि एडिशन में जो है वो ऐड होती जाती है, चेन ग्रो करती जाती है, और फिर जो है इसमें एक ही ह्यूज मॉलिक्यूल बनता है। जबकि कंडेंसेशन में जो है वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी कि टू मोनोमर्स जो है वो किस तरह से ज्वाइन, इनकी डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। The addition polymers are formed by combination of alkene monomers to produce single huge molecule, whereas the condensation polymers are formed by combination of monomers with the elimination of small molecules, simple molecules such as water. नेक्स्ट है गिव डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग का भी हमने पढ़ा कि प्लास्टिक जो थर्मोप्लास्टिक है वो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट से, और जो थर्मोसेटिंग है वो मतलब हार्ड ही रहते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो उसकी रीजन ये होती है कि उसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, और थ्री डायमेंशनल मतलब क्रॉस लिंकिंग होती है, उसमें ब्रांचिंग होती है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो how विनाइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन जो है वो क्या है, अल्काइन है, अल्काइन की हाइड्रोहेलोजिनेशन, ये रिएक्शन गिवन है, उससे विनाइल क्लोराइड जो है वो बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। राइट फार्मूला ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो ये अभी हमने एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का ड्रॉ किया था। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब बाकी जो है वो एक ही टॉपिक रह गया है, कॉस्मेटिक केमिस्ट्री इसमें तो इस चैप्टर का। तो फिर क्या करना है कि कोई मेगा क्लास रखते हैं हम, मतलब इसी वीकेंड पे ही हो जाए, ताकि नेक्स्ट जो कुछ डेज रह गए हैं उनमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को जो है वो स्टार्ट कर लें। चलिए सही है, ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि अगर रखनी पड़ी तो फिर मैं जो है वो कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।